Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. बड़ा उदाहरण है कि हम रूसी क्रांति के बारे में सोचते हैं, रूसी तख्तापलट के बारे में सोचते हैं। जो क्रांति हुई थी वह साम्यवादियों ने नहीं की थी, क्रांति वहाँ के साधारण लोगों ने की थी। और राजा का जो तख्ता है, जार को साधारण लोगों ने हटाया था। जो कू हुआ है, जो तख्तापलट किया है, वो साम्यवादियों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाया है, जो वहाँ 6 या 7 मास कुछ वहाँ रही थी। और ये इतिहास का पाठ अगर आप, जब मैंने एक रिसर्च पेपर में, शोध पत्र में पहली बार आज से 15-16 साल पहले लिखा, तो जो मुझे वो पीयर रिव्यू आता है वो आया कि ये तुमने क्या कह दिया, वो रशियन रिवोल्यूशन है, वो तुमने कू कैसे लिख दिया, कू डे एटा कैसे है। उनको बताने पर भी वे राजी नहीं हुए कि ये सत्य है। तो वामपंथ और भारतीय मूल्यों की हम बात, जो विषय है, सर मैं आपके पास आता हूं। आपने कश्मीर पर काम किया है और एक बहुत रोचक स्थिति पैदा होती है जब संदीप आपने कहा कि जैसे ईसाईयत है, इस्लाम है, वामपंथ साम्यवाद भी वैसा ही है, तो उसी की धारा में एक है। तो जब साम्यवाद को हम कश्मीर में देखेंगे सर, और कश्मीर हम जानते हैं कि मुस्लिम बहुल है, तो वहाँ पर आपका जो अनुभव रहा, आपके जो कार्य रहा वहाँ पर, तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर इस्लाम बहुल है वह क्षेत्र, वहाँ साम्यवाद की कितनी शक्ति होती है, वह कैसे कार्य करता है, इस पर अगर आप प्रकाश डालेंगे तो। मूलतः वामी बहुत चालाक हैं, तो वो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं बोलते, क्योंकि मालूम है सर तन से जुदा, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। वे बोलेंगे केवल और केवल हिंदुओं के बारे में, क्योंकि मालूम है ये लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे या रास्ते पे आके कोई छोटा मोटा आंदोलन करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। ईसाइयों के बारे में भी कुछ नहीं बोलते। मूलतः मेरा मानना तो ये है कि ये वामियों का जो यहाँ पे भारत में जो एग्जिस्टेंस है और वामियों की जो थॉट प्रोसेस है, वो भारत छोड़ के बाकी विश्व में वैसी है क्या? तो नहीं है। मूलतः इसका जो निर्माण हुआ था वो पूंजीपति और साम्राज्यवादी जो लोग थे, ऐसा कहा जाता है, उनके खिलाफ, मतलब अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि वो है ही पूंजीपति। अब भारत में ऐसा है ना, पूंजीवाद है, वाद नहीं है। पूंजीपति है यहाँ पे, लेकिन वाद नहीं है ना। भारत साम्राज्यवादी है, तो भारत के विरोध में उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो उनको सॉफ्ट टारगेट मिल गया हिंदू और उनके भगवान। तो भगवान के विरोध में जितना यहाँ पे बोला जाता है साम्यवादियों की ओर से, उतना पूरे विश्व में नहीं बोला जाता। हमारे यहाँ पे बहुत ही आसान हो गया है टिप्पणियाँ करना। मतलब ये रामायण और महाभारत को मानते नहीं, लेकिन रामायण में जो शंभुक की कथा है उसे मानते हैं। वे दुर्गा देवी को मानते नहीं, लेकिन महिषासुर को मानते हैं। अब ये क्या बात हो गई भैया कि आप मानो तो पूरा मानो, वरना कुछ भी मत मानो। लेकिन वैसा नहीं है, जो उनको लगे। इट्स लाइक सेइंग दैट बुर्का इज अ फैशन स्टेटमेंट। हाँ, क्या दिखता है बुर्का के अंदर से या बाहर से? सही बात है। तो इसी प्रकार से अब जिनके पास मूल्य ही नहीं है, तो हम कहते हैं कि वामियों का मूल्य और भारतीयों का मूल्य। अब जिनके पास मूल्य ही नहीं है, किंबहुना आपने जैसा कहा था कि मूल्य नहीं, यही उनका मूल्य है। हमारे यहाँ पे हमारे मूल्य है, और जैसे ही हम पैदा होते हैं तब से वो शुरू हो जाते। घर में जिस प्रकार से संस्कार किए जाते, उन संस्कारों से हमारे मूल्य, शिक्षाओं में भी पहले, अब नहीं, क्योंकि वामियों का जहाँ जहाँ पे वे घुसे हैं वहाँ से सब कुछ बदल चुका है। तो कश्मीर में यही स्थिति है कि कश्मीर में वे मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, तो वहाँ पे वे टारगेट किसे कहते हैं? सैनिकों को करते हैं। तो अगर सैनिक मारे जाते हैं तो उनको कुछ नहीं लगता, उनके ऊपर स्टोन पेल्टिंग होती है, तो वो कहते हैं कि पत्थर हाथ में क्यों लिया, इसका आपको विचार करना चाहिए, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। लेकिन भैया वो पत्थर तो मार रहा है ना, तो उसको कुछ तो सज़ा होनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो तो बेचारे हैं, युवा वे बेचारे हैं। हाँ, भटके हुए युवा है। जैसे भटके हुए युवाओं ने अभी बांग्लादेश में क्रांति की, भटके हुए युवाओं ने क्रांति की। तो ये सब जब देखते हैं हम, तो हमें हंसी आनी चाहिए। अब जब यहाँ पे भी अब LGBTQ, इसके बारे में वे
कश्मीर में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मालूम है जूते खाने पड़ेंगे, लेकिन बाकी सब जगह पे वे उसके बारे में बोलेंगे। इतना ही नहीं, महाभारत में है एलजीबीटी। ऐसे में उदाहरण भले झूठे ही हो, लेकिन हमने खोज के निकाले हैं। इस प्रकार से आपके सामने वे रखेंगे और हमारा भी बुद्धिभेद हो जाता है इससे, कि हम मानते हैं कि हाँ शायद होगा। अब ये बोल रहे हैं, इनके स्कॉलर बोल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यूरी बेजमेनोव ने कहा था कि देश खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसने जो 3 स्टेप्स दी थी। यूरी बेजमेनोव, बहुत लोगों ने शायद नाम सुना होगा उसका, वो केजीबी का एजेंट था जो भारत में आया था, लेकिन यहाँ की संस्कृति वगैरह सब उसने जब देखी तब उसको लगा कि इन लोगों को मैं क्यों बिगाड़ूं, और इसलिए उसने केजीबी छोड़ दी। केजीबी कोई भी छोड़ नहीं सकता था, तो वो वहाँ से जिप्सियों की टोली में गया, और फिर भी वो कहाँ हैं इसका पता केजीबी को लगा, तो वो यहाँ से कनाडा में गया, और कनाडा में बैठ के आप यूट्यूब पे देखोगे उसके कई इंटरव्यूज़ हैं, उसने लिखी हुई किताबें हैं, और उसके बाद में कई दिनों के बाद में वो संदिग्ध रूप में मरा हुआ कनाडा में मिला। अब कनाडा में इस प्रकार से होता है, ये कोई नई बात नहीं है, हमें तो मालूम है, अब कनाडा के बारे में ज़्यादा मालूम हो रहा है। तो इस प्रकार से हुआ था, लेकिन उसने जो कहा था, उसने जो 3 स्टेज दिए, वो एक डिमोरलाइजेशन पहली, दूसरा डिस्टेबलाइजेशन, और तीसरी है क्राइसिस। इन 3 स्टेप्स में आप किसी भी देश को ध्वस्त कर सकते हो, क्योंकि डिमोरलाइजेशन जो है, अपने जो मूल्य है, अपने जो तत्व है, अपने नीति नियम है, अपनी शिक्षा प्रणाली है, अपना इतिहास जो है, और हमारे जो श्रद्धा स्थान है, उनको दीमक की तरह खा जाओ, अंदर से अंदर घुसो। जिस प्रकार से अभिजीत जोग जी की किताब आई है, यहाँ पे है वामी दीमक, तो वो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, या लेफ्ट टर्माइट आई थिंक वो किताब है। तो उसमें ये सब दिया हुआ है कि किस प्रकार से वामियों ने हमारी सभी ये चीज़ें ध्वस्त कर दी गई है, और ये ध्वस्त करने के बाद डिमोरलाइजेशन तो अपने आप होता ही है, इसके बाद में डिस्टेबलाइजेशन आता है। अब का दौर अच्छा है कि जयपुर डायलॉग जैसे जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इनकी वजह से हमारे जो मूल्य है, इनके बारे में कुछ ना कुछ तो पता चलने लगा है। नहीं तो इसके पहले का दौर ऐसा था कि बुद्धिवादी जिसे कहा जाता है, यूजफुल इडियट्स आज के टर्म में, तो ये यूजफुल इडियट्स जो लिखते थे उनको ही वामी प्रमोट करते थे, क्योंकि हमारे भगवानों के बारे में अनाप शनाप कुछ भी लिखना, उसको जो संदर्भ देते थे वो भी पूरी तरह से गलत होता था। लेकिन ऐसा लोग देखते थे, पढ़ते थे, और फिर बोलते थे उन्होंने लास्ट में दिया है रेफरेंस, तो रेफरेंस बुक में वैसा है रेफरेंस, तो इसलिए तो इन्होंने लिखा है। भैया वो रेफरेंस आपने देखा क्या? मूल ग्रंथ आपने देखे क्या? तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है रेफरेंस के नाम पे, लेकिन हम ये देखते नहीं थे, और ऐसा लगता था कि ये जो सब बुद्धिवादी है, ये सब बहुत ही बड़े कलाकार है। अच्छा, इनको पुरस्कार भी मिलते थे, सरकार की ओर से भी पुरस्कार किस प्रकार से दिए जाए, इसकी भी एक प्रणाली थी, वो भी विकसित वामियों ने की थी। तो इस प्रकार से दीमक की तरह हमें वे 76 साल खाते रहे हैं। अब का दौर ऐसा आया है कि कल ही एक कांग्रेसी नेता ने हिंदुओं के बारे में कुछ कहा। सुशील कुमार शिंदे जी ने कहा भगवा आतंकवाद, ये शब्द प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए था। और कल एक समाजवादी नेता ने तो संस्कृत श्लोक किया। तो अब मनु बदलने लगा है, दौर बदलने लगा है, और मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं आशान्वित हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में लेफ्ट तो रहेंगे ही नहीं। अगर लेफ्ट ही राइट हो गए, क्योंकि राइट हमेशा राइट ही रहते हैं, तो हमें अचरज नहीं लगेगा।